हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। मैं मोहम्मद रफ़ात खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सिम बोर्ड से रिलेट करने वाले स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की फर्स्ट ईयर फिजिक्स की न्यू बुक पब्लिश कर दी गई है और काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे रिक्वेस्ट करते जा रहे हैं, डेली बेसिस के ऊपर मुझसे कह रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं कि सर काइंडली जो फर्स्ट ईयर फिजिक्स की न्यू बुक आ गई है आप उसमें से टॉपिक्स अपलोड करना स्टार्ट करें, क्योंकि हम आपसे पढ़ते हैं तो हम चाहते हैं कि आप ही वो टॉपिक्स अपलोड करें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स की न्यू बुक से, सिम बोर्ड की। और जैसा कि आपको पता है कि टाइटल को देख के आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैं अभी फिलहाल आपको कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, कोई लेक्चर के अंदर हम टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहे। हम बेसिकली न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं आज। वो इस वजह से क्योंकि मैंने अभी तक फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर किसी भी सिलेबस के मैंने न्यूमेरिकल्स अपलोड नहीं किए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना न्यूमेरिकल्स अपलोड करते हैं। आप लोग अपने कॉलेजेस जा रहे होंगे, अपनी अकेडमीज जा रहे होंगे, वहां पर आप लोगों ने जो है वो थ्योरी काफी हद तक कवर कर ली होगी। क्या पता आप सेकंड या थर्ड चैप्टर पे आ गए हो अब तक फर्स्ट ईयर के, न्यूमेरिकल्स भी कवर कर लिए होंगे, लेकिन मैंने सोचा कि न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉपिक्स काफी हद तक मैं अपलोड कर चुका हूं, आपको हर चैप्टर के कोई ना कोई टॉपिक्स मेरी चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। जो रहे हुए टॉपिक्स हैं, जो न्यू टॉपिक्स अपलोड हो गए हैं, यानी कि पब्लिश हो गए, बुक के अंदर आ गए हैं, जो न्यू टॉपिक्स हैं, जो न्यू चैप्टर्स हैं, मैं वन बाय वन उन चैप्टर्स और उन टॉपिक्स को भी अपलोड कर दूंगा। लेकिन आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूमेरिकल्स ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स फ्रॉम द न्यू बुक। न्यू बुक से स्टार्ट करते हैं और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है न्यू बुक के अंदर फिजिक्स में वो है फिजिक्स एंड मेजरमेंट्स। तो यूनिट 1 इस वाले चैप्टर की हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं और मैं यहाँ पर वन बाय वन आपको न्यूमेरिकल्स, आज हम सारी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस फर्स्ट चैप्टर की, जो कि तकरीबन शायद 9 न्यूमेरिकल्स हैं। तो ये सारी की सारी मैं आपको इसी लेक्चर के अंदर सॉल्व करवा दूंगा। अगर आपने सॉल्व की हुई होंगी तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अगर आपने की हुई है लेकिन कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट मिसिंग है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और अगर आपने बिल्कुल नहीं करी तो इट इज एन आइडियल वीडियो फॉर यू टू स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द न्यू बुक ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज की फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो ये रही हमारी आज की सबसे पहली न्यूमेरिकल, सबसे पहली प्रॉब्लम। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हाट इज द परसेंटेज या परसेंट अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट 3.67 प्लस माइनस 0.25 मीटर। मतलब ये कह रहा है कि हमने एक मेजरमेंट की, उस मेजरमेंट उस वैल्यू में जो है हमारे, अच्छा देखो ये सबसे पहले इस वैल्यू की बात करते हैं। देखो मीटर है, मतलब ये लेंथ भी हो सकती है, ये हाइट भी हो सकती है, ये विड्थ भी हो सकती है, ये डिस्टेंस भी हो सकता है, ये रेडियस भी हो सकता है, डायमीटर भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ये मीटर है। जो मेजरमेंट है वो है 3.67, यानी कि जो मेजरमेंट है, जिस इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर किया गया होगा उस इंस्ट्रूमेंट ने बताया कि भाई वैल्यू है 3.67 मीटर। लेकिन ये जो लिखा हुआ ना प्लस माइनस 0.25, ये इस वैल्यू के अंदर, इस मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी है। मतलब 3.67 से इतना ज्यादा भी हो सकती है वैल्यू और 3.67 से इतना कम भी हो सकती है वैल्यू। तो मतलब इतनी ज्यादा और इतनी कम, इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं दिस इज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। तो जनाब ये मेजरमेंट है और ये इस मेजरमेंट की अनसर्टेनिटी है। मतलब इससे वैल्यू इतनी ज्यादा भी हो सकती है, मतलब प्लस कर दो, और इस वैल्यू से ये मतलब वैल्यू जो है वो इतनी कम भी हो सकती है, मतलब इस वैल्यू में से इसको माइनस कर दो। प्लस माइनस के बाद जो वैल्यू लिखी होती है ना, जो भी नंबर लिखा होता है, वो अनसर्टेनिटी होती है उस मेजरमेंट के अंदर। अब आपसे बोल रहा है, देखो अब आपसे क्वेश्चन किया जाए बताओ मेजरमेंट कितनी है, तो आप बोलेंगे 3.67 मेजरमेंट है। बताओ इस मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है, तो आप बोलेंगे 0.25। समझ रहे हैं? अच्छा, अब आपको एक्चुअली परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी आपसे पूछे बताओ कितनी है, तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि अनसर्टेनिटी इस वैल्यू के अंदर 0.25 है। ठीक है, लेकिन परसेंटेज अनसर्टेनिटी की बात कर रहा है वो, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी का हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है? जो अनसर्टेनिटी वाली वैल्यू होती है ना, आपने उसको डिवाइड करना होता है मेजरमेंट से। मतलब आप कुछ ना करें, इस वैल्यू को, इस पोर्शन को इससे डिवाइड कर दें, आपको पता चल जाएगा कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है। सबसे पहले एक काम ही करते हैं, डेटा बनाते हैं। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन फैक्टर्स क्या है, सबसे पहले हम कहते हैं ना डेटा बनाते हैं जब भी न्यूमेरिकल्स आपको गिवन होती है। तो भाई सबसे पहले हमें गिवन है मेजरमेंट। ये मेजरमेंट की वैल्यू है 3.67, तो मैं यहां पर लिख दूंगा मेजरमेंट कितनी है, 3.67 मीटर। अच्छा, अक्सर जो है यहाँ पर कोई लेंथ लिखवा देता है कि भाई लेंथ की वैल्यू है, हमें नहीं पता भाई मीटर है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा लेंथ ही हो।
it can be width, it can be height, it can be distance, it can be displacement, it can be radius, it can be diameter, ये कुछ भी हो सकता है। तो हमें नहीं पता मीटर, लेंथ कहीं पर भी मेंशन नहीं किया इन्होंने ना। अगर लेंथ मेंशन करता तो मैं कह देता चलो ये लेंथ की वैल्यू है और ये डेल्टा एल यानी कि अनसर्टेनिटी की वैल्यू है, लेकिन मैं अब इसको कहूंगा कि ये मेजरमेंट है। ये मेजरमेंट लेंथ की भी हो सकती है, ये मेजरमेंट जो है वो हाइट की भी हो सकती है, रेडियस की भी हो सकती है। तो मैं यहाँ पर लेंथ नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पर सिर्फ मेजरमेंट करके लिख रहा हूं। तो भाई मेजरमेंट कितनी है, सिर्फ 3.67। पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि ये अनसर्टेनिटी वाला पोर्शन है। अब मैं लिखूंगा कि इस मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी वाला पार्ट कितना है, तो मैं अब मैं लिखूंगा अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। कैसे लिखेंगे, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, इसको अलग करके लिखेंगे। जी जनाब, अनसर्टेनिटी कितनी है इस पूरी वैल्यू के अंदर, ये वाला पार्ट, ये अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कि ये इस वैल्यू से इतना ज्यादा भी हो सकता है और इस वैल्यू से इतना कम भी हो सकता है। तो दिस इज द अनसर्टेन पार्ट। तो मैं यहां पर लिखूंगा कितना गिवन है, 0.25 मीटर, ये अनसर्टेनिटी है। अच्छा, अब आपने फाइंड क्या करनी है, परसेंट अनसर्टेनिटी, परसेंट अनसर्टेनिटी, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो जनाब बहुत आसान सा हमारे पास फॉर्मूला है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपने कुछ नहीं करना होता है, जो भी आपको वैल्यू गिवन है अनसर्टेनिटी के साथ, आपने अनसर्टेनिटी वाली वैल्यू को मेजरमेंट वाली वैल्यू से डिवाइड करना होता है। यू विल गेट व्हाट, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ये आपकी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, अगर आप जाएं तो आपकी बुक में थ्योरी वाले पोर्शन के अंदर ये टॉपिक है और टॉपिक के साथ इसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है जो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं। तो देखें, अब हम करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, परसेंटेज या परसेंट अनसर्टेनिटी का जो फॉर्मूला है दैट इज, इसको मैं सही तरह करके लिख दे रहा हूं। हाँ भाई, परसेंट अनसर्टेनिटी थोड़ा सा छोटा करके लिख रहे हैं ताकि पूरा मतलब पहले मैं फॉर्मूला बता दूं आपको, फॉर्मूला होता है क्या जनरल, उसके बाद उसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। परसेंट अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला होता है, आपने अनसर्टेनिटी को डिवाइड करना होता है मेजरमेंट से। सो वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी, वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, ये फॉर्मूला है हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करने का। तो आपको दोनों वैल्यूज गिवन है, दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अच्छा, परसेंटेज होती है ना तो मल्टीप्लाई बाय 100 भी करते हैं एंड में, परसेंटेज है, सिंपल, हमें पता है। तो क्या बनेगा, अनसर्टेनिटी की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.25, तो यह आ जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ मेजरमेंट कितनी है, मेजरमेंट कितनी हुई है 3.67, सो 3.67 और इनटू 100। यूनिट पुट नहीं करेंगे, यूनिट पुट भी करोगे तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। सो इनको डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 0.068 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 0.068, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी आ रही है, हाँ भाई पूरा लिख देता हूं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी आ रही है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है वो 2 टाइम्स आगे चल जाएगा, ये हो जाएगा 6.8%। दिस इज आवर आंसर। समझ आई बात, कितना आसान है। तो इस किस्म की कोई भी वैल्यू गिवन हो उसमें इसको हम कहते हैं ये मेजरमेंट है और ये इस मेजरमेंट की अनसर्टेनिटी है। तो अगर आपसे परसेंटेज अनसर्टेनिटी का कहीं पर भी पूछे तो आप अनसर्टेनिटी वाली वैल्यू को मेजर्ड वाली जो वैल्यू है उससे डिवाइड कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कितना परसेंट अनसर्टेनिटी वैल्यू के अंदर मौजूद है। समझ आई बात। इस सॉल्यूशन को नोट करें, फिर हम चलते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। तो ये रही हमारी सेकंड प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम नंबर 2 या न्यूमेरिकल नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है कि व्हाट इज द एरिया, सबसे पहले एरिया कैलकुलेट करना है, एंड इट्स अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी। पहले एरिया की वैल्यू फाइंड करेंगे और एरिया की वैल्यू की अनसर्टेनिटी भी फाइंड करनी है, मतलब एरिया एंड अनसर्टेनिटी इन द एरिया, ये दो चीजें कैलकुलेट करने को बोल रहा है। और आपको गिवन क्या है, ऑफ अ सर्किल, और सर्किल की बात कर रहा है, जाहिर सी बात है आप एरिया किसका कैलकुलेट करेंगे, आपको कोई चीज मेंशन करेगा तो आप उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। विदाउट मेंशनिंग आप एरिया फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि वी यूज द स्पेसिफिक फॉर्मूलाज।
सर्किल बोलेगा तो सर्किल का एरिया का फॉर्मूला अलग है, स्क्वायर कहेगा तो उसका अलग है, सिलेंडर कहेगा तो उसका अलग होता है। तो जो स्पेसिफिक किया जाता है उसका हम एरिया फाइंड करते हैं। तो सर्किल इसने मेंशन कर दिया और सर्किल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। खैर, रेडियस आपको गिवन है 3.7, सर्किल का एरिया आप फाइंड नहीं कर सकते अगर आपको रेडियस गिवन ना हो। तो आपको रेडियस गिवन है, कितना गिवन है, 3.7 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, एक मसला है वो ये, अगर आपने एरिया कैलकुलेट करना हो सिर्फ, तो भाई रेडियस की वैल्यू ये सही है बिल्कुल, लेकिन आपको अगर एरिया में अनसर्टेनिटी फाइंड करनी हो ना, तो यहां पर रेडियस की वैल्यू इनकम्प्लीट गिवन है। आपको पता है रेडियस की वैल्यू विद अनसर्टेनिटी गिवन होनी चाहिए थी। जैसे अभी याद करें पिछली प्रॉब्लम के अंदर आपको एक मेजरमेंट गिवन थी 3.67 प्लस माइनस 0.25, याद है। तो इसको हम कहते हैं कि ये कंप्लीट वैल्यू है मेजरमेंट विद द अनसर्टेनिटी। तो आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप एरिया तो फाइंड कर लेंगे, सिर्फ एरिया पाई आर स्क्वायर, सिर्फ आपने इसका स्क्वायर करना है और पाई से मल्टीप्लाई कर दो, आपको एरिया मिल जाएगा सर्किल का। लेकिन व्हाट अबाउट द अनसर्टेनिटी इन द एरिया? आप अनसर्टेनिटी इन द एरिया जब फाइंड कर सकते हैं जब आपको रेडियस की अनसर्टेनिटी भी पता हो। तो यहां पर आके ये जो न्यूमेरिकल है ये थोड़ी सी इनकम्प्लीट हो जाती है। तो कैलकुलेटेड वैल्यू है ऑलरेडी, मैं आपको यहां पर लिखवा दूंगा, वो आप लिख लिएगा डेटा के अंदर, वो गिवन नहीं है, वो मिसिंग इस प्रॉब्लम के अंदर, वो यहां पर होनी चाहिए थी। तो अब एक काम ही करते हैं, डेटा बनाते हैं सबसे पहले। तो भाई गिवन फैक्टर्स हमारे पास यहां पर क्या क्या गिवन है? सबसे पहले आपको जो गिवन है, एक ही चीज गिवन है, रेडियस, सिर्फ रेडियस गिवन है, यानी कि आर कितना गिवन है, 3.7 इंटू 10⁴ मीटर। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, अब मैं यहां पर ऑलरेडी जो यहां पर मिसिंग चीज है वो क्या है, डेल्टा आर, यानी कि अनसर्टेनिटी इन द रेडियस टू कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द एरिया। अगर आपने एरिया की अनसर्टेनिटी फाइंड करनी हो तो भाई रेडियस में भी अनसर्टेनिटी गिवन होनी चाहिए थी, जो कि गिवन नहीं है। तो हम यहां पर वो लिखने जा रहे हैं, अनसर्टेनिटी इन रेडियस, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा आर से। सिर्फ आर का मतलब होगा रेडियस की वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, और डेल्टा आर का मतलब होगा उस मेजर्ड वैल्यू में अनसर्टेनिटी। ठीक है, गिवन नहीं है, गिवन होनी चाहिए थी। अब आप लिखिएगा इस बात को कि मैंने कैलकुलेट की है 0.05 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेट करने का बहुत आसान सा तरीका है। जब हमने पूरा आंसर कैलकुलेट किया हुआ है, जो आपको आंसर गिवन है बुक के अंदर, उस गिवन आंसर को फॉर्मूले के अंदर पुट करो और डेल्टा आर के लिए सॉल्व कर लो, आपको डेल्टा आर की वैल्यू मिल जाएगी। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल मैथमेटिकल स्टेप से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मिसिंग पार्ट है जो आपको इस प्रॉब्लम के अंदर गिवन होना चाहिए था। तो जनाब सर्किल का रेडियस इतना है मेजर्ड, और सर्किल की जो रेडियस की वैल्यू है उसमें अनसर्टेनिटी इतनी है। ये वाली वैल्यू काम आएगी सिर्फ एरिया कैलकुलेट करने में, और ये वाली वैल्यू काम आएगी अनसर्टेनिटी इन एरिया कैलकुलेट करने में। यहां तक बात क्लियर है? अब हम चलते हैं बाकी फैक्टर्स देखते हैं जो आपसे कैलकुलेट करने को बोल रहा है। देखें, गिवन के बाद अब हम लिखेंगे रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड। ठीक है। अच्छा, रिक्वायर्ड के अंदर हमसे क्या पूछ रहा है वो, सबसे पहले एरिया ऑफ द सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल यानी कि कैपिटल ए कैलकुलेट करना है। फिर हमें कैलकुलेट करनी है अनसर्टेनिटी इन द एरिया ऑफ सर्किल, अनसर्टेनिटी इन एरिया ऑफ सर्किल, डेल्टा ए। सिर्फ ए का मतलब होगा एरिया और डेल्टा ए का मतलब होगा अनसर्टेनिटी इन एरिया। ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एरिया, और एरिया को कैलकुलेट करना बहुत आसान है। आसान तो सब कुछ ही है, लेकिन एरिया का हमें फॉर्मूला पता होता है पाई आर स्क्वायर। ये जो अनसर्टेनिटी वाली कंडीशंस है ये इस फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर सिंध बोर्ड के अंदर ये बिल्कुल न्यू है। पहले आज से पहले कभी भी ये चीजें इंक्लूड नहीं थी, तो इस सेंस में आपको कह रहा हूं कि ये चीज नहीं है। तो सॉल्यूशन करते हैं भाई। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ द सर्किल। सो एरिया ऑफ सर्किल कैन बी कैलकुलेटेड बाय area of circle can be calculated by, area of circle का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, एरिया इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 3.14
रेडियस की वैल्यू कितनी पुट है, कितनी गिवन है, 3.7 और पावर है 4, सो 3.7। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने सेंटीमीटर की वैल्यूज को कन्वर्ट क्यों नहीं किया, तो सेंटीमीटर की वैल्यूज को कन्वर्ट करने का रीजन ये भी है कि आपको यहाँ पर जो वैल्यूज गिवन है, चेक करता हूँ मैं एक मिनट, कन्वर्ट करने की जरूरत है या नहीं है। देखिए आपका आंसर जो गिवन है ना वो सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर गिवन है, बुक में अगर आप देखेंगे तो जो गिवन आंसर है वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है सेंटीमीटर को। अच्छा मैं आपको वैल्यूज पुट करवा रहा था, तो सबसे पहले 3.14 इंटू रेडियस की वैल्यू 3.7 इंटू 10⁴ और इसके ऊपर लगा हुआ स्क्वायर, तो सबसे पहले हमें स्क्वायर करना है और उसके बाद इस वैल्यू को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा। तो जनाब मैं जल्दी से कैलकुलेट कर लेता हूं, सबसे पहले हम स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 4.29 इंटू 10⁹ 4.29 इंटू 10⁹ सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपको बुक में गिवन भी है 4.29। और आप देख रहे होंगे 4.29 के साथ एक प्लस के बाद 0.11 भी एक वैल्यू गिवन है, तो वो हम अब कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था एरिया ऑफ सर्किल कैलकुलेट हमने कर लिया, लेकिन अब आपको इसी एरिया के अंदर अनसर्टेनिटी भी फाइंड करनी है। तो अनसर्टेनिटी को फाइंड करने का जो फॉर्मूला है, रिलेशन फॉर अनसर्टेनिटी इन एरिया ऑफ सर्किल इज, अब आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं मैं क्योंकि ये डेरिवेशन करने के बाद ये फॉर्मूला बनता है। वो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा ए ओवर ए इज इक्वल टू 2 डेल्टा आर ओवर आर। ये फॉर्मूला आपने याद रखना होगा, मतलब ये रिलेशन है किसका, रिलेशन फॉर अनसर्टेनिटी इन एरिया फॉर अ सर्किल या ऑफ सर्किल इज। तो डेल्टा ए मतलब अनसर्टेनिटी इन एरिया एंड ए का मतलब सिंपल एरिया ऑफ सर्किल। तो भाई सर्किल के एरिया की अनसर्टेनिटी का रिलेशन का फॉर्मूला हमारे पास ये बनता है डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू 2 डेल्टा आर अपॉन आर। अच्छा अब आप बोलेंगे सर ये फॉर्मूला बना कैसे, तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ना पाई आर स्क्वायर, इस इक्वेशन को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, इसका डिफरेंशिएट निकालते हैं, हमारे पास मैथमेटिक्स की टर्म होती है, एक होता है डिफरेंशिएट करना और एक होता है इंटीग्रेट करना। ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस होती हैं इन दोनों से। तो अगर हम इस वाले फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करें तो इस वाले फॉर्मूले के डिफरेंशिएशन के बाद हमें मिलता है ये वाला रिलेशन। तो वो चीज आपके पास इंक्लूड नहीं है, तो डिफरेंशिएशन अगर होता तो मैं आपको करवा के प्रूव करवा देता, तो फिर कभी आपको प्रूफ करवा दूंगा। फिलहाल आपने याद रखना है इस वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ये रिलेशन मिल जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू 2 डेल्टा आर ओवर आर। अब आप देखें हमें डेल्टा ए फाइंड करना है, अनसर्टेनिटी, ये देखो लिखा है ना अनसर्टेनिटी इन एरिया, तो ये हम फाइंड कर चुके हैं, ये फाइंड करना है डेल्टा आर। आप ये देखो अगर ये गिवन ना हो तो हम इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते, तो इसको फाइंड करने के लिए लाजमी गिवन होगा जो मैंने आपको बताया, ये लिखवा दिया था 0.05 इंटू 10⁴। अच्छा बाकी आर की वैल्यू आपको गिवन है, वैल्यू को जो है सॉरी फॉर्मूले को अरेंज करते हैं, रीअरेंज करते हैं डेल्टा ए के लिए, या एक काम ही करते हैं पहले वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले वैल्यूज पुट करते हैं, डेल्टा ए रहेगा अपॉन में एरिया की वैल्यू पुट करते हैं 4.29 इंटू 10⁹ इज इक्वल टू 2 आ रहा है, 2 के बाद ब्रैकेट के अंदर डेल्टा आर ये रहा 0.05 इंटू 10⁻, कितना है 4, डिवाइड कर देंगे सिर्फ आर, और आर की वैल्यू कितनी गिवन है 3.7 इंटू 10⁴, और ये आ गया ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले आपने इनको डिवाइड करना है, ये देखो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, पावर सेम है कैंसिल हो जाएंगे, इनको डिवाइड करना है, जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करना है 2 से, फिर जो भी आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो जनाब सबसे पहले 0.05 डिवाइडेड बाय 3.7, जल्दी करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो इस राइट साइड पे हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.027, और आगे भी लिख देता हूं 027, एक दफा और लिख देता हूं, ठीक है। और यहां पर है डेल्टा ए और अपॉन में एरिया की वैल्यू 4.29 इंटू 10⁹, डिवाइड कर रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो जब मैं इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये मल्टीप्लाई करेगा ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 4.29 मैंने विदाउट पावर्स किया है तो 0.11 इंटू 10⁻9,
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गई एरिया में अनसर्टेनिटी। एक हमने एरिया कैलकुलेट किया, ये एरिया की मेजरमेंट है, ये एरिया की वैल्यू है, और ये एरिया की वैल्यू में अनसर्टेनिटी है। याद करें, इससे पहले वाली प्रॉब्लम में आपको याद है लेंथ की वैल्यू, उसको चलो लेंथ कंसिडर कर लेते हैं। इससे पहले वाली प्रॉब्लम में आपको एक वैल्यू गिवन थी, वो वैल्यू मुझे याद नहीं है अब, 6.78 और प्लस माइनस करके 0. जो है वो 25 लिखा हुआ था। तो प्लस माइनस के बाद जो वैल्यू होती है वो अनसर्टेनिटी की होती है। अब अगर मैं एरिया की वैल्यू लिखना चाहूं विद अनसर्टेनिटी तो आप कैसे लिखेंगे, ये देखें, एरिया प्लस इट्स अनसर्टेनिटी, एरिया प्लस इट्स अनसर्टेनिटी। एरिया की वैल्यू कितनी है, 4.29, 4.29। अच्छा, इंटू 10⁹ है। इसको हम, इसमें भी देखो इंटू 10⁹ है, इसको हम एंड में लिख लेते हैं। सबसे पहले प्लस माइनस करके ये लिखते हैं डेल्टा ए की वैल्यू, प्लस के बाद 0 प्लस माइनस आ जाएगा ना, ए प्लस माइनस 0.11, और अब आ जाएगा इंटू 10⁹9, इंटू 10⁹9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। एक्चुअली आपकी बुक के अंदर ये आंसर लिखा हुआ है। तो देखें, ये एरिया है सर्किल का, और ये सर्किल के एरिया की अनसर्टेनिटी, ये देखो एरिया डेल्टा ए, तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए। तो हमने कैलकुलेट क्या किया, एरिया ऑफ द सर्किल एंड इट्स अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी। दोनों को एक साथ कैसे लिखेंगे, ए प्लस डेल्टा ए प्लस माइनस, ये ए है, ए की वैल्यू 4.29 ये रही, और प्लस माइनस अनसर्टेनिटी ये रही डेल्टा ए 0.11। पावर्स दोनों की सेम थी, तो हमने एंड में करके लिख दी इंटू 10⁹9 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रॉब्लम आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इससे पहले जो प्रॉब्लम हमने की उसमें भी अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट था, और जो हमने सेकंड प्रॉब्लम करी इसमें भी अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन है इसको नोट करें, फिर हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। ये रही हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम नंबर 3 या न्यूमेरिकल नंबर 3। इसमें लिखा हुआ है कि एन एरोप्लेन ट्रेवल्स एट 850 किलोमीटर पर आवर। या आपको एरोप्लेन की स्पीड गिवन है, सिंपल सी बात है, स्पीड गिवन है, इतनी स्पीड से जा रहा है, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड या माइल्स पर आवर। ये किसके यूनिट्स होते हैं, ये स्पीड के यूनिट्स होते हैं या वेलोसिटी के यूनिट्स होते हैं। तो ये आपको एरोप्लेन की स्पीड गिवन है, v की वैल्यू गिवन है 850 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रेवल 1 किलोमीटर। मतलब आपसे पूछ रहा है कि अगर उसकी स्पीड इतनी है 850 किलोमीटर पर आवर अगर इसकी स्पीड है, तो बताओ उसको कितना टाइम लगेगा। हाउ लॉन्ग, क्या मतलब इस बात का, हाउ लॉन्ग कितना टाइम लगेगा। डज इट टेक टू ट्रेवल 1 किलोमीटर, 1.00 मतलब 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर ट्रेवल करने में इसको कितना टाइम लगेगा अगर वो इतनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो बड़ी आसान प्रॉब्लम है भाई। मैट्रिक क्लास 9 मैट्रिक क्लास या बल्कि 7-8 क्लास की जो साइंस की बुक्स होती हैं उसके अंदर ये इस किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसमें कुछ भी नहीं है ज्यादा सॉल्व करने के लिए ना। हाँ, कन्वर्जन है वो हम एंड में करेंगे, फिलहाल डेटा बनाते हैं। सबसे पहले आपको गिवन क्या है वो लिखते हैं। तो भाई हमें गिवन है स्पीड, आपको स्पीड गिवन है, यानी कि v की वैल्यू गिवन है कितनी, 850 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, कुछ सोच रहे होंगे शायद इसको हम यहाँ पर कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन इसको यहाँ कन्वर्ट करने की बजाय मैं आपको एंड में कन्वर्ट करवाऊंगा और उसका फायदा देखिएगा कि हमारा सॉल्यूशन किस तरीके से आसान हो जाएगा। फिलहाल इसको हम कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, देन आपको डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, मतलब इतना डिस्टेंस, किलोमीटर किसका यूनिट होता है, डिस्टेंस का ना, तो आपको डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, तो इतना डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। डिस्टेंस यानी कि s 1.00 किलोमीटर डिस्टेंस गिवन है, और आपसे पूछ क्या रहा है, रिक्वायर्ड क्या है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, कितना टाइम लगेगा उसको। तो इसका मतलब टाइम की बात कर रहा है जो आपसे पूछा जा रहा है, टाइम इज रिक्वायर्ड। तो जनाब इसका अगर हम सॉल्यूशन करें तो सॉल्यूशन बड़ा आसान है इसका। हाँ भाई, सॉल्यूशन स्पीड का फॉर्मूला हम यहां पर लिखेंगे और उसके बाद उस स्पीड के फॉर्मूले को हम अरेंज कर देंगे, किसके लिए, टाइम के लिए। तो स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज गिवन बाय, स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू s/t। ये स्पीड का फॉर्मूला है, बड़ा जनरल फॉर्मूला है, ये हम पढ़ते हैं 9th क्लास में भी, मैट्रिक क्लास के अंदर भी, और ये बड़ा जनरल फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, अगर आपने स्पीड कैलकुलेट करनी हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको हम कहते हैं ना रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, टाइम कैलकुलेट करना है, v आपको गिवन है तो t को ऊपर और v को अपॉन में, तो t का फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस ओवर
v, ये स्मॉल v है, ये कैपिटल s है और ये स्मॉल t है। वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले आपको डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है कितनी, 1 किलोमीटर 1.00, डिवाइड करते हैं। स्पीड कितनी गिवन है, 850 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब आप सोच रहे हैं सर आपने जो है यहाँ पर क्यों इसको कैंसिल नहीं किया, तो कैंसिल करने का रीजन क्या था मैं आपको बता दूं। देखो चलो मैं इसको नीचे लिखता हूँ ताकि आपको यूनिट्स के साथ समझाऊं मैं। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.00 किलोमीटर, डिवाइड करते हैं। यूनिट्स के साथ बता रहा हूं क्योंकि मैंने यहाँ पर कन्वर्जन क्यों नहीं करी। स्पीड कितनी गिवन है, 850 किलोमीटर पर आवर, ऐसा है। सबसे पहले देखिए किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा और ये नीचे आर डिवाइड कर रहा है, ये ऊपर चले जाएगा जो कि ऑलरेडी किसका यूनिट होता है, टाइम का। तो टाइम कितना लगेगा आपको, 1 को डिवाइड करेंगे 850 से, 0.00 1176 आवर। ये हमारा आंसर आया आवर्स में। अब आप नोट करें कि यहां पर हम सिर्फ एक स्टेप पे इसको कन्वर्ट कर देंगे सेकंड्स के अंदर, हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड्स में। अब यहां पर हम स्पीड को भी कन्वर्ट करते हैं, पहले किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड के अंदर, फिर हम डिस्टेंस को अलग कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर से मीटर के अंदर, फिर आपको एंड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब आप नोट करें, हमने एज इट इज वैल्यू पुट करी, सॉल्व किया, लास्ट में जो आवर में जो टाइम आया है हमारे पास जो आया है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है सिर्फ। तो आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना बड़ा आसान होता है। 1 आवर के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं। तो जो भी वैल्यू आपको आवर में गिवन हो ना, जो भी वैल्यू, उसको जस्ट आप 3600 से मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे बता रहा हूं मैं आपको, ये देखें, जो भी वैल्यू आपको आवर में गिवन हो आप उसको मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 0.001176 3600 से, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, सेकंड के अंदर। ये कन्वर्जन वाली वैल्यू है, याद रखिएगा। आवर से सेकंड में जाने के लिए जो भी वैल्यू गिवन हो आपने उस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यू है 0.001176, मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से, 4.2, ठीक है। ये हमारा आंसर है जो कि आपको बुक में भी नजर आ रहा होगा, 4.2 सेकेंड्स। दिस इज आवर आंसर। समझ आई बात, बड़ी आसान प्रॉब्लम थी। मैं नहीं समझता इससे आसान प्रॉब्लम आपके फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर हो सकती होगी। मतलब ये कोई 9th लेवल की, क्लास 9 लेवल की जो है वो न्यूमेरिकल इन्होंने इसमें दे दी है ना। तो स्पीड के फॉर्मूले से टाइम कैलकुलेट किया विदाउट कन्वर्जन्स, और जैसे ही किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो गया, देखो किलोमीटर कैंसिल हो गया तो हमारी कन्वर्जन आसान हो गई। सिर्फ हमें क्या कन्वर्ट करना पड़ा, जो आंसर हमारा आवर में आया इसको सिर्फ हमें कन्वर्ट करना पड़ा सेकंड्स के अंदर। वरना अगर डेटा में कन्वर्ट करते तो किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, यानी कि इस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय, अगर आपको कन्वर्ट करना हो तो मैं आपको तरीका बता देता हूं। इस वैल्यू को अगर आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 850 को मल्टीप्लाई करना 1000 से और डिवाइड करना 3600 से इस वैल्यू को, तो ये किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, मीटर पर सेकंड के अंदर। इस वैल्यू को अगर आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो और 1.00 किलोमीटर को कन्वर्ट करना हो तो 1 को मल्टीप्लाई कर दें 1000 से, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, मीटर के अंदर। चलो ये मैंने कन्वर्जन आपको यहां पर लिखवा दी। अगर आप चाहते हैं नहीं सर हम एंड में नहीं करेंगे, हमें डेटा में करवा दें, तो आप डेटा में इस वैल्यू को ऐसे कन्वर्ट कर दें, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, जो भी आंसर आएगा वो डेटा में लिख दो, वो मीटर पर सेकंड में होगा, और इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये मीटर में हो जाएगा। फिर आप ये कन्वर्टेड वाली वैल्यूज को यूज करें और फिर आपका डायरेक्ट आंसर किसमें आएगा, इसमें आएगा 4। मतलब इन वैल्यूज को अगर आप यूज करेंगे ना तो आपका डायरेक्ट आंसर आएगा 4.2 सेकंड्स। फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस आप ये भी कर लिएगा, अच्छी बात है, प्रैक्टिस से दूर नहीं भागा करें। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे आपकी ग्रिप सॉल्यूशंस पे उतनी ज्यादा होती है। तो जनाब प्रॉब्लम नंबर 3 को नोट करें, फिर हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। ये रही हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4, इसको रीड करते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है अ रेक्टेंगुलर टैंक 25.0 मीटर यानी कि 25 मीटर इन लेंथ, उसकी लेंथ गिवन है टैंक की, एंड 15.0 यानी कि 15 मीटर इन विड्थ, लेंथ और विड्थ चौड़ाई टैंक की आपको गिवन है, इज यूज्ड टू स्टोर वाटर, उसमें वाटर को स्टोर करना है या उसको यूज किया जाता है वाटर को स्टोर करने के लिए। आगे एक लाइन और लिखी थी, फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वो इतनी काम की नहीं थी, किसी सेंस में नहीं आ रही थी, मैंने उसको स्किप कर दिया, टू स्टोर वाटर। इसमें लिखा हुआ है इफ 2980 क्यूबिक मीटर वाटर, ये आपको वाटर का वॉल्यूम गिवन है। अगर इतना वाटर हम पंप करें यानी कि स्टोर करें टैंक के अंदर
तो बताओ डेप्थ कितनी होगी वाटर की, डेप्थ कह लो वाटर की या डेप्थ कह लो टैंक की। तो जनाब बहुत आसान सी प्रॉब्लम है, आपको वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है, वॉल्यूम कितना गिवन है, क्यूबिक। देखो हम यूनिट से पता लगाते हैं कि आपको कौन सी फिजिकल क्वांटिटी गिवन है। तो यहां पर एक्चुअली जो मीटर क्यूब है ना, ये किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का। तो आपको वॉल्यूम गिवन है, आपको लेंथ गिवन है, आपको विड्थ गिवन है, और आपने डेप्थ कैलकुलेट करनी है। डेप्थ का मतलब हाइट, सिंपल, टैंक की जो है वो हाइट कितनी है, हाइट कह लो या डेप्थ कह लो, एक ही बात है, समझ आई। तो वॉल्यूम, लेंथ और विड्थ आपको गिवन है और आपने डेप्थ कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम यहां पर गिवन लिख देते हैं कि आपको फैक्टर्स क्या क्या गिवन है। हमें लेंथ गिवन है, हमें लेंथ गिवन है एल, कितनी, कहां है, 25.0 यानी कि 25 मीटर। हमें विड्थ गिवन है W, स्मॉल w, कितनी गिवन है, 15.0 यानी कि 15। और हमें वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम का कहां से पता चल रहा है, क्यूबिक मीटर। ये किसका यूनिट होता है, ये वॉल्यूम की वैल्यू है, ये लेंथ की वैल्यू है, ये विड्थ की वैल्यू है। सो वॉल्यूम आपको कितना गिवन है, यानी कि कैपिटल V, 2980 क्यूबिक मीटर। और आपसे कैलकुलेट करने को क्या बोल रहा है, डेप्थ, डेप्थ ऑफ द वाटर यानी कि हाइट, डेप्थ, इसको डी कर देते हैं, कितनी है ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। सारी चीजें आपको क्लियर हैं, हाँ ठीक है, क्लियर है। तो अब हम वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करते हैं सिंपल, और वॉल्यूम के फॉर्मूले को यूज करके हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्या, डेप्थ। तो सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन में हम वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर पुट करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ टाइम्स विड्थ टाइम्स हाइट होता है। लेकिन यहाँ पर हाइट की बात नहीं करी, टैंक की डेप्थ होती है, तो एच की जगह पे क्या गिवन है, डेप्थ गिवन है, तो यहाँ पर मैं एच की जगह पे डी लिख देता हूँ, एक ही बात है, ठीक है। तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट या लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ, आपको वॉल्यूम गिवन है ना, तो आप डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए लेंथ इंटू विड्थ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड करेगा, तो वॉल्यूम के साथ डिवाइड में आ जाएंगे लेंथ इंटू विड्थ और वहां बच जाएगा डेप्थ। वॉल्यूम की वैल्यू आपको गिवन है 2980 डिवाइडेड बाय लेंथ की वैल्यू गिवन है 25 और 15, 25 लेंथ है और 15 जो है वो विड्थ है, ये आ गई डेप्थ की वैल्यू। 0 0 नहीं लिख रहा है, एक ही बात है ना। तो 2980 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 375 इज इक्वल टू डेप्थ। जब आप 2980 को डिवाइड करेंगे 375 से तो हमारा आंसर आएगा ओके 7.9। तो डेप्थ हमारे पास आ गई है 7.9 मीटर। गॉट इट, आसान प्रॉब्लम है। वॉल्यूम गिवन था और वॉल्यूम जिससे बनता है 3 पैरामीटर्स है, उनमें से एक मिसिंग था, इन 3 में से ये मिसिंग था, वॉल्यूम गिवन था, तो ये मल्टीप्लाई कर रहे थे, वहां आके डिवाइड किया तो आपको डेप्थ पता चल गई। सिंपल सी प्रॉब्लम है, इसको नोट करें, फिर मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको यहीं पर ही सॉल्व करवा देता हूं। वो प्रॉब्लम होगी प्रॉब्लम नंबर 5। तो ये रही हमारे पास 5th प्रॉब्लम, और 5th प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल 4th की तरह ही है। लिखा हुआ है कि फाइंड द वॉल्यूम, इस बार आपने जो है वो वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है, वॉल्यूम फाइंड करना है, लिख दिया मैंने ऑलरेडी, यहाँ पर डेटा बनाया, बहुत आसान प्रॉब्लम है, इसी वजह से पहले से डेटा बना दिया। वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, रेक्टेंगुलर टैंक है विच हैज अ स्टोरेज फैसिलिटी ऑफ 1.9 मीटर बाय का मतलब मल्टीप्लाई, 1.2 मीटर बाय का मतलब अगेन मल्टीप्लाई एंड 0.8 मीटर। आपको स्टोरेज टैंक की लेंथ गिवन है, विड्थ गिवन है और हाइट गिवन है। ये जो बाय करके होता है ना, ये लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट या डेप्थ कह लो। तो जनाब लेंथ की वैल्यू, विड्थ की वैल्यू और डेप्थ की वैल्यू एक एक करके मैंने यहाँ पर लिख दी है जो आपको गिवन थी। वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम का बहुत आसान सा फॉर्मूला, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। सो लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ, सो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, लेंथ कितनी है 1.9 इंटू विड्थ कितनी है 1.2 इंटू डेप्थ कितनी है 0.8 मीटर। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, ओके 1.824 इसका आंसर है। यहां लिख देता हूं, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 पॉइंट कितना था 1.824 क्यूबिक मीटर। ये हमारा आंसर है इस वाली प्रॉब्लम का, दिस इज आंसर। और ये वाला आंसर है जो है उस प्रॉब्लम नंबर 4 का है।
बिल्कुल एक जैसी प्रॉब्लम्स हैं, इसमें भी वॉल्यूम का फॉर्मूला और इसमें भी वॉल्यूम का फॉर्मूले से हमने इसको सॉल्व किया है। तो नोट कर लें दोनों प्रॉब्लम्स को एक साथ, फिर हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ। ये रही हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 6। और प्रॉब्लम नंबर 6 के अंदर एक लंबा चौड़ा सा स्टेटमेंट था शुरू में, वो मैंने नहीं लिखा। मैंने दो इक्वेशंस लिखी जो आपको प्रॉब्लम में गिवन है, और सिर्फ आपसे जो क्वेश्चन किया गया वो मैंने लास्ट में लिख दिया। आपसे ये पूछ रहा है कि इन दोनों इक्वेशंस में से आप प्रूव करें कि कौन सी वाली डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली करेक्ट क्या होता है, मैंने डायमेंशंस के ऊपर बड़ा डिटेल जो है वो लेक्चर अपलोड किया हुआ है। अगर आपने डायमेंशंस पढ़नी हो तो आप जस्ट टाइप करें डायमेंशंस बाय सर मोहम्मद रफात खान, तो आपको डायमेंशंस की 2 वीडियोस मिलेंगी। एक वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि डायमेंशंस होती क्या है, और डिफरेंट बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस को निकालना कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सिखाया है। और दूसरी वाली वीडियो के अंदर हमने ये भी सीखा है कि कैसे आप इक्वेशंस को प्रूव करते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, या डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब क्या होता है। सेकंड वाली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था, तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपने ये प्रूव करना है कि ये वाली इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, या ये वाली इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। डायमेंशनली करेक्ट होना या ना होना ये कैसे पता चलता है, इक्वेशन की 2 साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। लेफ्ट साइड की डायमेंशंस अगर राइट हैंड साइड की डायमेंशंस के बराबर आ जाएं आफ्टर सॉल्विंग, तो हम ये कहते हैं कि इक्वेशन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल चेक। और अगर लेफ्ट साइड की डायमेंशंस राइट साइड की डायमेंशंस के बराबर नहीं आए तो हम कहते हैं डायमेंशनली इनकरेक्ट। ठीक है, तो एक एक करके प्रूव करते हैं। और यहां पर ये बताया गया है कि x का मतलब, प्रॉब्लम में लिखा हुआ है x का मतलब डिस्टेंस है, v का मतलब वेलोसिटी या स्पीड है, a का मतलब एक्सेलरेशन, और t का मतलब टाइम है। तो सबसे पहले यहां पर एक छोटा सा डेटा बनाते हैं डायमेंशंस का, कि डायमेंशंस ऑफ, सबसे पहले x की डायमेंशन में आपको बता दूं, x डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस की डायमेंशन होती है कैपिटल L। ठीक है, अच्छा देन v जहां पर भी आ रहा है, v का मतलब वेलोसिटी या स्पीड, और इसकी डायमेंशन होती है L(t⁻⁻1). दोबारा बता रहा हूं, ये टॉपिक मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, कैसे कैलकुलेट करते हैं हर फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन। या आप अगर नहीं समझ आएगी आपको तो पहले वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ये आपको समझ आ जाएगी कि मैंने v की जगह पे ये डायमेंशन कैसे लिखी है। तो x यानी कि डिस्टेंस की डायमेंशन हमेशा ये होती है, स्पीड या वेलोसिटी की डायमेंशन हमेशा L(t⁻⁻1) होती है। फिर जहां पर a आएगा, a का मतलब एक्सेलरेशन, उसकी डायमेंशन होती है L(t⁻2). थोड़ा सा स्पेस कम करके लिखते हैं ताकि आ जाए सही तरीके से। तो जनाब x डिस्टेंस की डायमेंशन होती है कैपिटल L। ठीक है, v स्मॉल v स्पीड की डायमेंशन होती है L(t⁻⁻), ब्रैकेट्स में लिखते हैं हम इसको ना। एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है L(t⁻2), कैलकुलेट करवाई हुई है। और स्मॉल t जहां पर भी आ रहा है उसकी डायमेंशन होती है कैपिटल T, क्योंकि ये टाइम है। ठीक है, तो ये डेटा बन गया। अब हम एक एक करके इक्वेशंस को प्रूव करके देखते हैं कि कौन सी डायमेंशनली करेक्ट है और कौन सी करेक्ट नहीं है। सबसे पहले इक्वेशन ए, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ए वाली को। ठीक है, अच्छा ए में जो आपको इक्वेशन गिवन है वो क्या गिवन है, x इज इक्वल टू vt, ये वो गिवन है जो आपको बुक में गिवन है ना, मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा, vt प्लस 2at, vt प्लस 2at। एक दफा और कंफर्म कर लेता हूं कि यही इक्वेशन लिखी हुई है, vt स्क्वायर प्लस 2at और vt स्क्वायर प्लस 2at। ठीक है, यहां पर vt स्क्वायर है, क्या आ जाएगा vt स्क्वायर और प्लस 2at। अब आपने क्या करना है, एक एक करके डायमेंशन पुट करनी है। जैसे x की डायमेंशन क्या होती है कैपिटल L, मैं लेफ्ट पे पुट कर दूंगा कैपिटल L, इज इक्वल टू वेलोसिटी स्पीड की डायमेंशन क्या होती है L(t⁻⁻), ये आ गई स्पीड की डायमेंशन। चलो इसको फिलहाल ब्रैकेट्स को हटा दो, मल्टीप्लाई में t आ रहा है t स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई लगाएंगे और मल्टीप्लाई के बाद t स्क्वायर, यानी कि t की जगह पे कैपिटल T आ जाएगा और साथ आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस आ जाएगा, ये आ गया प्लस 2 रहेगा, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है L(t⁻⁻2), और मल्टीप्लाई करके स्मॉल t की डायमेंशन क्या होती है कैपिटल T। समझ आई बात? तो देखें x की डायमेंशन स्पीड की, ये स्पीड की है, देखो ब्लैक से लिख रहा हूं, ये स्पीड की है, ये स्मॉल t की यानी कि कैपिटल T स्क्वायर, 2 रहा, एक्सेलरेशन की ये आ गई,
और स्मॉल टी की ये आ गई डायमेंशन। तो सारी डायमेंशन आपने पुट कर दी, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। सो कैपिटल एल रहेगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, ये देखो एल तो एल रहेगा, ये दो टी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड सब्ट्रैक्ट होती है। तो देखिए +2 और -1, तो 2 में से 1 जाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ टी है ना। 2 में से 1 गए तो 1 बचा हुआ, 1 हम लिखते नहीं है। फिर प्लस लगाएंगे, प्लस के बाद 2। अच्छा अब यहां पर +1 है और यहां पर -2 है, तो एल तो एल लिख देते हैं पहले, टी और टी, -2 + 1 क्या बचेगा, -1। इतनी मैथमेटिक्स तो आनी चाहिए ना। -2 पावर है और +1 है, कुछ नहीं है तो -2 + 1 कितने होते हैं, -1। ठीक है, तो यहां पर देखें एल टी + 2LT। अब आप इसको मजीद सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। तो इसका मतलब यहां पर अगर आप नोट करें तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो डायमेंशन है वो सिर्फ एल है, और राइट हैंड साइड के ऊपर जो डायमेंशन आ रही है वो आ रही है LT + 2LT इनवर्स। इससे ज्यादा मजीद इसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसका मतलब जो ए इक्वेशन है वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, दिस इक्वेशन इज इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट इक्वेशन है, hence the equation is incorrect। चलो यहां लिख देते हैं इसको, hence the equation is incorrect। ठीक है, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर नहीं आई। मतलब LHS बराबर नहीं आया RHS के। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर नहीं आई, तो हमने कह दिया कि ये इनकरेक्ट है। अच्छा सेकंड वाली को सॉल्व करें अगर हम, बी वाली को, और बी वाली में इक्वेशन आपको क्या गिवन है, x, ये देखें ये इज इक्वल टू V0t + 2AT²। अब आपने एक एक करके जो है इसके अंदर डायमेंशंस को पुट करना है। तो सबसे पहले मैं यहां पर x की डायमेंशन पुट करूंगा जो कि क्या होती है, कैपिटल L। फिर वेलोसिटी की, स्पीड की, LT इनवर्स, मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉल t की डायमेंशन कैपिटल T, बीच में प्लस आ जाएगा, +2 आ जाएगा एज इट इज। फिर एक्सेलरेशन की LT⁻², फिर मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा T² यानी कि टाइम का स्क्वायर, तो मतलब t के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने सारी डायमेंशंस को पुट कर दिया। अगेन चेक करना हो तो देख लीजिएगा भाई, x की L, वेलोसिटी की यानी कि स्पीड की V0 की, ये आ गई। स्पीड इनिशियल हो फाइनल हो कोई सी भी हो, V0 का मतलब यहां पर होता है इनिशियल स्पीड। स्पीड कोई सी भी हो, डायमेंशन हमेशा ये रहती है। स्मॉल t की, ये रही कैपिटल T, एक्सेलरेशन की LT⁻², और स्मॉल t² की कैपिटल T²। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो कैपिटल L सेम रहेगा, -1 और +1 यानी कि दोनों t कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा, कैपिटल L, बीच में प्लस आ रहा है, 2 t⁻² और t⁻+2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचा हुआ है, कैपिटल L 2 के साथ। भाई 2L और +L कितने हो जाएंगे, 3L। तो मैं इसको यहां पर कैसे लिख दूंगा, L = 3L। और आपको पता है जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स की डायमेंशंस नहीं होती, नंबर्स को हम निग्लेक्ट करते हैं। तो बाय निग्लेक्टिंग 3, मैं यहां पर लिख देता हूं, बाय निग्लेक्टिंग 3। तो जब आप निग्लेक्ट करेंगे 3 को तो क्या बचेगा, कैपिटल L = कैपिटल L। और इससे क्या बात प्रूव हो रही है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड के। L = L, ये देखो L = बराबर L के नहीं था, ये देखो पूरी डायमेंशन मौजूद है। तो हमने कहा ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, लेकिन यहां चेक करो कि जितनी जो डायमेंशन लेफ्ट की है वही डायमेंशन राइट की बच गई। इसका मतलब ये वाली इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, हेंस द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। हेंस द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो इसके दोनों आंसर्स क्या हो गए, पहला अगर आप बुक में देंगे तो आपको पहले जो आंसर नजर आएगा वो नजर आएगा इनकरेक्ट, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन जो है वो करेक्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल चेक, और जो सेकंड इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। प्रूफ करने का तरीका क्या है ये मैंने आपको बता दिया, ये तो मैंने चेक करवाया। बाकी अगेन बता रहा हूं, डायमेंशंस का पूरा टॉपिक डिटेल में इन इक्वेशंस के अलावा भी कि कैसे चेक करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर आपने पढ़ना हो तो वो टॉपिक मैंने अपलोड किया हुआ है। तो प्रॉब्लम 6 को नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, ये रही हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 7। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 7 जो है वो एक तरीके से कन्वर्जन है, एक यूनिट से दूसरे, दूसरे से तीसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है।
प्रॉब्लम नहीं लिखी क्योंकि प्रॉब्लम में सीधा सीधा ये आपको गिवन है, खाली सीधे सीधे वर्ड्स में लिखा हुआ है। प्रॉब्लम में लिखा हुआ है कि 1 हेक्टेयर में इतने मीटर स्क्वायर होते हैं, मतलब कन्वर्जन है। 1 हेक्टेयर में 10 पावर 4 मीटर स्क्वायर होते हैं। 1 एकड़ में 4 इंटू 10 पावर 4 फुट स्क्वायर होते हैं। और हिंट के तौर पर गिवन है 1 मीटर के अंदर इतने फुट होते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ 1 हेक्टेयर के अंदर एकड़ कितने होते हैं। ये क्वेश्चन है सीधा सीधा, मतलब कन्वर्जन है, मतलब हेक्टेयर में एकड़ कितने हो रहे हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको हम 2 स्टेप्स में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये जो एकड़ की वैल्यू फुट स्क्वायर में है ना, इस फुट स्क्वायर की जगह हमें मीटर स्क्वायर चाहिए। मतलब एकड़ की वैल्यू मीटर स्क्वायर में कितनी है, अगर हमें ये पता चल जाए तो फिर हम मीटर स्क्वायर वाली वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे एकड़ के साथ जो कन्वर्ट हुई हुई है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे मैं आपको करवाता हूं, ऐसे नहीं कि सारी सर आप सिर्फ बोल के करवा देंगे या सॉल्व भी करवाएंगे। तो सबसे पहले देखें, हमें यहां पर जो एकड़ वाली वैल्यू गिवन है फुट स्क्वायर में, हमें इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। कैसे, मैं यहां पर लिखूंगा कि 1 एकड़, या इसको क्या देते हैं, पहले यहां लिख देता हूं, स्टेप 1 के अंदर लिख देते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं कि एकर्स इन मीटर्स। ठीक है, मतलब एकड़ की वैल्यू हमें मीटर्स में चाहिए। तो यहां पर जो फुट आ रहा है ना, इस फुट की जगह पे हमें मीटर चाहिए। तो 1 एकड़ इज इक्वल टू, सबसे पहले 4 इंटू 10 पावर 4 को सेम रहने दें। अब ये फुट स्क्वायर की जगह पे मीटर स्क्वायर चाहिए हमें। ऐसा नहीं कि यहां से फुट स्क्वायर हटाए मीटर स्क्वायर लिख दें, नहीं ऐसा नहीं होगा। अब देखें इसकी कन्वर्जन कैसे करेंगे हम लोग। हमें गिवन है कि 1 मीटर बराबर होता है 3.28 फुट के। ये साइड में कर रहा हूं, आप इसको नोट कर लिएगा। 1 मीटर में इतना फुट होता है, हमें तो फुट को कन्वर्ट करना है मीटर में। तो ये जो वैल्यू है ना, मल्टीप्लाई कर रही है, वहां जाके डिवाइड करेगी, यानी कि 1/3.28 मीटर इज इक्वल टू 1 फुट। 1 मीटर में इतने फुट होते हैं और 1 फुट में इतने मीटर्स होते हैं, 1/3.28। अब 1/3.28 यानी कि अब यहां पर जहां आपको फुट नजर आ रहा है ना, इस फुट की जगह पे आपने क्या पुट करना है, ये पूरी वैल्यू पुट करनी है 1/3.28। अगर आप चाहें तो 1 से डिवाइड करने के बाद पुट कर दें, या अगर आप चाहें पूरी पुट कर दें, एक ही बात है। तो हम एक काम ही करते हैं, पूरी वैल्यू एक साथ पुट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखें 1 एकड़, सॉरी मल्टीप्लाई के अंदर, अब देखें फुट की जगह पे मुझे पता है कि फुट की जगह पे मुझे ये वैल्यू पुट करनी है पूरी, लेकिन यहां पर फुट नहीं है, फुट स्क्वायर है। इसका मतलब अगर फुट इसके बराबर है तो अगर मैं स्क्वायर करूंगा एक साइड पर तो दूसरी साइड पर, पूरी साइड पर स्क्वायर हो जाएगा ना। इसका मतलब फुट स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/3.28 मीटर, और साथ में ही आ गया स्क्वायर। समझ आई बात। तो हमने क्या किया कि फुट की जगह पे मीटर की वैल्यू पुट कर दी, ताकि हमें एकड़ की वैल्यू मीटर के अंदर पता चल जाए। जब एकड़ की वैल्यू मीटर में पता चलेगी ना, तो देखो यहां पर हेक्टेयर की वैल्यू मीटर स्क्वायर आ रहा है, तो आप मीटर स्क्वायर को रिमूव करके एकड़ लगा सकेंगे। तो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट फुट इनटू मीटर्स, देन हम यहां पर मीटर की वैल्यू की जगह पे एकड़ आ जाएगा। देन अच्छा, अब ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें स्क्वायर करना है हमें सबसे पहले ना, तो 3.28 का स्क्वायर ये हो जाएगा 10.758। इसका मतलब 1 एकड़ इज इक्वल टू, इसको सेम रहने दो, अपॉन में 1 है ना, अपॉन में 3.28 का स्क्वायर करेंगे तो 3.28 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 10.758 और साथ में है 4, और यूनिट क्या बना, मीटर स्क्वायर, क्योंकि फुट स्क्वायर को आपने कन्वर्ट कर दिया। अब जस्ट आपने इन वैल्यूज को डिवाइड करना है, तो हमारी एकड़ वाली वैल्यू आ जाएगी मीटर स्क्वायर के अंदर जो हमें चाहिए थी। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, 4 डिवाइडेड बाय 10.7584, ये आ रहा है 0.4 है ना, तो ये बन जाएगा 3718, ये बन जाएगा 3718 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले हमने ये कन्वर्ट कर दिया, एकड़ की वैल्यू को फुट स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। और कैसे, फुट, ये देखो ये फुट स्क्वायर की वैल्यू है, ये फुट स्क्वायर की वैल्यू इसके बराबर होती है 1 मीटर में इतने फुट, तो 1 फुट के अंदर इतने मीटर्स होते हैं। तो आपने क्या किया, फुट स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट करी, स्क्वायर इसका भी हुआ, स्क्वायर मीटर पे भी आ गया, तो स्क्वायर हुआ इसका, डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया। ये आंसर नहीं है। अब हमें
ये पता चल गया भाई 1 एकड़ में इतने मीटर्स होते हैं। अब अगेन सोचें इसी की तरह बिल्कुल, अगर 1 एकड़ में इतने मीटर स्क्वायर होते हैं तो मुझे तो यहां पर मीटर स्क्वायर की जगह पे एकड़ लगाना है ना, क्योंकि हेक्टर में कितने एकड़ होते हैं वो फाइंड करना है। तो 1 एकड़ में इतने मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने एकड़ होंगे, तो ये मल्टीप्लाई करना है, वहां जाके डिवाइड करेगा। तो देखो अगर 1 एकड़ में 3718 मीटर स्क्वायर होते हैं तो 1 मीटर स्क्वायर में 1/3718 एकड़ होता है। 1 नहीं लिखते, सिंपल मीटर स्क्वायर कर दो। 1 एकड़ में इतने मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर इतने एकड़ के बराबर होता है। तो अब आप नोट करें, इस हेक्टर वाली वैल्यू में जहां मीटर स्क्वायर आ रहा है ना, सिर्फ इस एम स्क्वायर की जगह पे हमें ये पुट करना है, बस सिंपल। और स्क्वायर नहीं करना, फुट की जगह पे, जैसे हमने फुट किया था। समझ आ रही बात? उधर स्क्वायर करना पड़ा था वैल्यू का, क्योंकि फुट पर स्क्वायर किया तो 328 जो अपॉन में आ रहा था उसका स्क्वायर करना पड़ा था हमें, इसका ये देखो इसका स्क्वायर। लेकिन ये ऑलरेडी मीटर स्क्वायर की वैल्यू है। मीटर स्क्वायर इसके बराबर है 1/3718 के। तो देखें अब हम क्या करने जा रहे हैं, हेक्टर इन एकर्स ये फाइंड करने जा रहे हैं। तो अब 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10⁴ मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है भाई। अब मुझे पता है मीटर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एज इट इज ये पूरी वैल्यू है 1/3718 और साथ में यूनिट क्या आ जाएगा, एकड़। अब आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ 10⁴ को इससे डिवाइड करना है, मतलब 10,000 को 3718 से डिवाइड कर दो, 2.689, यानी कि 1 हेक्टर में 2.689 एकर्स होते हैं। दिस इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर है, इसको मैं ब्लैक से बॉक्स में कर देता हूं। समझ आई बात? यूनिट्स की कन्वर्जन है भाई, सीधी सीधी, और कुछ नहीं है। पहले आपने फुट स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया ऐसे, फिर आपने मीटर स्क्वायर को एकर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो भाई जो पूछा गया था कि बताओ 1 हेक्टर में कितने एकर्स होते हैं, ये क्वेश्चन मार्क था यहाँ पर, या क्वेश्चन मार्क है ना, फाइंड करने को कहा था। तो पता चला कि 1 हेक्टर में 2.689 एकर्स होते हैं। टोटली कन्वर्जन वाली वैल्यू प्रॉब्लम थी। नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। तो ये रही प्रॉब्लम नंबर 8। क्वेश्चन नहीं लिखा, डायरेक्ट डेटा बना देता हूँ, क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो पहले हम इस चैप्टर की फर्स्ट जो 2 प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व की थी ये उसी से रिलेट करता है। देखें क्या लिखा हुआ है कि a watch factory claims that its watch gain or loss not more than 10 seconds in a year। एक साल में 10 सेकंड से ना ज्यादा या कम गेन या लॉस नहीं होता। ये 2 वैल्यूज आपको गिवन है इसके अंदर। 10 सेकंड्स एक साल के अंदर, ये जो एक साल 1 ईयर की वैल्यू गिवन है ना आपको, ये 1 ईयर टाइम गिवन है, 1 ईयर। और इस 1 ईयर में 10 सेकंड्स या तो गेन या लॉस, ये क्या किस तरफ इशारा कर रहा है, अनसर्टेनिटी की तरफ। ऐसा ना, शुरू में हमने जो 2 प्रॉब्लम्स की थी बिल्कुल इसी तरीके से थी। इसका मतलब पता है ये क्या हो जाएगा, 1 ईयर प्लस माइनस 10 सेकंड्स, ये कुछ इस तरीके से। तो देखिए टाइम कितना गिवन है, 1 ईयर, और अनसर्टेनिटी टाइम में, एक साल में अनसर्टेनिटी कितनी है, 10 सेकंड्स। तो इसका मतलब आपको डेल्टा टी, अनसर्टेनिटी इन टाइम, कितना गिवन है, 10 सेकंड्स। और आपको वैसे टाइम कितना गिवन है, पूरे साल में अनसर्टेनिटी कितनी है, 10 सेकंड्स। तो टाइम कितना है, 1 ईयर। अच्छा 1 ईयर, इस ईयर को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको सेकंड्स के अंदर। कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, एक साल में 365 डेज होते हैं, हर डे में 24 आवर्स होते हैं, हर आवर में 60 मिनट्स, और हर मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, सेकंड्स के अंदर। एक ईयर में 365 डेज, हर डे के अंदर 24 आवर्स, हर आवर के अंदर 60 मिनट्स, और हर मिनट के अंदर 60 सेकंड्स। तो जब भी ईयर को सेकंड्स में कन्वर्ट करना हो तो आप इसको इस तरीके से करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं मल्टीप्लाई करके चेक करता हूं इसका आंसर क्या आना चाहिए। सबसे पहले हम पुट करेंगे 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 3600, तो हमारा आंसर आएगा 3153 6,000 सेकंड्स, यानी कि ये टाइम है सेकंड्स में, और ये डेल्टा टी यानी कि अनसर्टेनिटी। अच्छा अब आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है। एक्चुअली लिखा हुआ है साफ साफ कि इन परसेंटेज ना,
तो परसेंट अनसर्टेनिटी का मैं आपको याद है फॉर्मूला बता चुका हूं, ये हमने सॉल्व किया था पहले भी। तो परसेंट अनसर्टेनिटी को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूं, नया नहीं है। तो मैं यहां पर डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देता हूं, इधर लेफ्ट साइड पे आएगा परसेंट अनसर्टेनिटी, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, जो अनसर्टेनिटी वाली वैल्यू होती है उसको हम वैल्यू से डिवाइड करते हैं। तो अनसर्टेनिटी कितनी है, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी ओवर टी, ये फॉर्मूला एक्चुअली। तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, 10 सेकेंड्स, और टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू आ रही है 3153 और 6000। अच्छा, मल्टीप्लाई भी करना होता है ना परसेंटेज के लिए 100 से, तो मल्टीप्लाई बाय 100। चलो नीचे लिख देते हैं। तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए, सबसे पहले तो आप 10 को डिवाइड करेंगे 31536 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारा जो आंसर बनेगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी का, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं क्योंकि मैं आपको पहले भी सॉल्व करवा चुका हूं। सबसे पहले हम 10 को डिवाइड करेंगे, तो 10 डिवाइडेड बाय 31536 और मल्टीप्लाई बाय 100, 3.17 3.17 और पावर आ रही है -5, बिल्कुल सही है। आप चाहें तो यहाँ पर 2 0 0 कैंसिल कर दें, फिर उसके बाद 10 को डिवाइड कर दिएगा, एक ही बात है। तो आंसर आपका आ रहा है 3.17 इंटू 10⁻⁻⁵, 3.17 इंटू 10⁻⁻⁵ परसेंटेज। कोई यूनिट नहीं आएगा क्योंकि आप डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी कर रहे हैं, तो इसमें यूनिट कोई भी नहीं आएगा। तो दिस इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन प्रॉब्लम नंबर, कौन सी है, 8। ये रही हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 9, लास्ट प्रॉब्लम है यूनिट नंबर 1 की। तो इसमें क्या पूछ रहा है वो चेक करते हैं। सबसे पहले आपको कह रहा है, अच्छा प्रॉब्लम मैंने लिखी नहीं, इसमें मैं आपको रीड करके बता देता हूं। देखें, प्रॉब्लम में लिखा हुआ है कि द डायमीटर ऑफ द मून इज 3480 किलोमीटर, लिख दिया मैंने ऑलरेडी। मून का डायमीटर आपको गिवन है, डायमीटर पूरा जो होता है। आगे लिखा हुआ है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द मून, आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है मून का, कि मून का पता वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। आगे लिखा हुआ है हाउ मेनी मून्स वुड बी नीडेड टू क्रिएट अ वॉल्यूम इक्वल टू दैट ऑफ अर्थ, कितने मून्स हमें रिक्वायर होंगे अर्थ के वॉल्यूम को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो मतलब आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ मून्स कितने आ सकेंगे टू क्रिएट अर्थ। तो भाई सबसे पहले हम सीधा सीधा जो है वो वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे मून का, वो हमारा पहला आंसर होगा। फिर हम अर्थ का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, वो आंसर नहीं होगा। हमें मून और अर्थ के वॉल्यूम्स को कंपेयर करना है। जब कंपेयर करेंगे ना, तो जो कंपैरिजन वाला आंसर होगा ना, उससे हमें पता चलेगा कि कितने मून रिक्वायर होंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ को क्रिएट करने में। खैर आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। सबसे पहले डायमीटर आपको गिवन है, मून का डायमीटर की जरूरत नहीं होती हमें। अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो मून का, तो वॉल्यूम के लिए रेडियस की जरूरत पड़ती है। देखें, वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आपको किसी भी प्लैनेट का रेडियस गिवन हो ना, तो आप उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। और रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, डायमीटर का हाफ करना होता है। डायमीटर को हाफ कर दो, रेडियस के बराबर आ जाता है। तो आपको डायमीटर गिवन है, सबसे पहले हम डायमीटर को हाफ करेंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा मून का। किलोमीटर्स में, किलोमीटर की कन्वर्जन हम बाद में कर लेंगे, फिलहाल हम डेटा में नहीं कर रहे, जो आंसर आएंगे उसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन कहां से स्टार्ट करेंगे, रेडियस को फाइंड करते हैं सबसे पहले, रेडियस ऑफ मून। क्योंकि वॉल्यूम के लिए रेडियस चाहिए होता है। अच्छा, रेडियस ऑफ मून के लिए जो आपको डायमीटर गिवन है मून का, आपने उसको हाफ करना है। तो हाफ ऑफ द डायमीटर विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द मून। तो जनाब करें कैलकुलेट, जो डायमीटर की वैल्यू है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे ना। सो रेडियस ऑफ मून विल बी इक्वल टू, कितना गिवन है डायमीटर, 3840 को मैं हाफ कर दूंगा तो आपको मिल जाएगा रेडियस 3480, सॉरी ये लिखा हुआ है 3480, इसको करेक्ट कर लेते हैं। मैंने 3840 कर दिया इसको ना, 480, ठीक है। ये मैंने करेक्शन कर दी, 3480 हमें डायमीटर गिवन था। इसको डिवाइड करते हैं, 3480 का हाफ 1740। तो पता चला हमें मून का जो रेडियस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1740।
किलोमीटर। ठीक है, अब जब हमें रेडियस मिल गया तो अब हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ मून, वॉल्यूम ऑफ मून फॉर्मूला 4/3 पाई रेडियस ऑफ मून का क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, रेडियस का क्यूब करना होता है, रेडियस ऑफ द मून का क्यूब करेंगे, मल्टीप्लाई बाय पाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 से, हमारा आंसर आ जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई करना है पाई से, पाई कितना होता है 3.14 इंटू रेडियस ऑफ मून कितना है 1740 का, हमें क्यूब करना पड़ेगा, और डिवाइड के अंदर कौन है, ये आ गया 3। तो ये सारा सॉल्यूशन मैं आपको करके बताता हूं। सबसे पहले आपने 1740 का क्यूब करना है। क्यूब करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो हमारा जो ऊपर आंसर आएगा उसको हम फाइनली डिवाइड करेंगे 3 से। ये बन रहा है 2.2 वॉल्यूम ऑफ मून, 2.2 इंटू 10⁻⁴ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आ रहा है 10, पावर बन रही है 10, और ये साथ में किलोमीटर क्यूब। अच्छा, अब आप नोट करें कि हमारा जो आंसर आया ना, एक्चुअली ये किलोमीटर क्यूब के अंदर आया है। वॉल्यूम का यूनिट होता है किलोमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, SI यूनिट होता है मीटर क्यूब। आपको इस किलोमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब के अंदर। देखो, क्यूब लगा हुआ है किलो पे, और किलो का मतलब होता है 10⁻3। गौर से सुनिएगा, अगर ये सिर्फ किलोमीटर होता तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप सिर्फ किलो की प्रीफिक्स लगाते 10⁻3 बस। लेकिन ये किलोमीटर क्यूब है, क्यूब ये किलो पर भी आता है, इसका मतलब यहां पर 10⁻3 आएगा, और 10⁻3 के ऊपर पावर लगी हुई 3। तो अब मुझे बताएं, अगर मैं 10⁻3 किलो की जगह लिखूं और उसका क्यूब निकालूं तो 10⁻3 का क्यूब क्या निकलेगा 10⁻9, 3 3 9। तो जब मैं किलोमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूंगा तो क्या बनेगा 10⁻9 क्यूबिक मीटर। ये वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी। ये देखें, वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻10 को सेम रहने दो, इंटू किलो 10⁻3 होता है, और 10⁻3 के ऊपर क्यूब लगा हुआ है, तो क्या बन जाएगा 10⁻9, और साथ में क्या आ जाएगा क्यूबिक मीटर। मतलब ये क्यूब किलो पर भी है और ये क्यूब मीटर के ऊपर भी है। तो इस क्यूब में किलो का प्रीफिक्स क्या होता है 10⁻3, तो 10⁻3 का क्यूब क्या बनेगा 10⁻9 बन जाएगा, और क्यूबिक मीटर आ गया। अच्छा, अब आपने कुछ नहीं करना, पावर्स को ऐड कर लेना है। 10⁻10 है, 10⁻9 है, टोटल कितना बन जाएगा 19। सो मून का वॉल्यूम कितना आ रहा है 2.2 इंटू 10⁻19 क्यूबिक मीटर। यह आ गया हमारे पास पहला आंसर। वॉल्यूम का मून पूछा गया था ना, सॉरी, मून का वॉल्यूम पूछा गया था ना, तो मून का वॉल्यूम कितना आ रहा है 2.2। चेक करते हैं आंसर, एग्जैक्टली सेम है, 2.2 इंटू 10⁻19 क्यूबिक मीटर। ये हमारे पास मून का वॉल्यूम आ गया। बड़ा आसान सा फॉर्मूला था, फॉर्मूला ये है वॉल्यूम का, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपने डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट किया, डायमीटर को हाफ किया, रेडियस मिला, रेडियस की वैल्यू पुट करी, फॉर्मूले के अंदर सब कुछ सॉल्व किया, आपका सबसे पहले आंसर आया क्यूबिक मीटर, सॉरी किलोमीटर क्यूब में, क्योंकि हमने किलोमीटर को कन्वर्ट नहीं किया था। फिर किलोमीटर क्यूब को आपने बड़ी आसानी से मीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट कर लिया। किलो की प्रीफिक्स होती है 10⁻3, 10⁻3 का क्यूब निकालेंगे तो 10⁻9, और क्यूबिक मीटर एज इट इज मौजूद है। सो दिस इज आवर फर्स्ट आंसर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द मून। अब हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मून्स इन अर्थ, या टू क्रिएट द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें अर्थ का वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जनाब, सबसे पहले हम अर्थ का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो, अर्थ का आपको रेडियस गिवन है सीधा सीधा ना, तो सॉरी, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज, अर्थ के वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा, कौन सा 4/3 पाई, इस बार रेडियस आएगा अर्थ का आर क्यूब, यहां था आर एम क्यूब रेडियस ऑफ मून का क्यूब, यहां पर आएगा आर ई यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब। अच्छा, वैल्यूज पुट करते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ अर्थ विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ 6380 का क्यूब करेंगे, 6380 का हम करेंगे क्यूब, और उसके बाद डिवाइड कर देंगे 3 से। तो जनाब, इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। सबसे पहले 6380 का क्यूब,
3.14 मल्टीप्लाई बाय 4, जो भी आंसर आएगा उसको मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा, डिवाइडेड बाय 3, तो हमारा आंसर बन रहा है 1.08, मतलब इसको ये लिख देते हैं 1.08 इंटू 10⁻⁴, और पावर्स गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आगे 12, 10 पावर 12 और किलोमीटर क्यूब। ये अर्थ का वॉल्यूम आ गया है 1.08 इंटू 10⁻⁴, 1.08 इंटू 10⁻12 किलोमीटर क्यूब। ठीक है, मैं जब सॉल्व कर रहा होता हूं ना तो उसमें पावर्स, एक्चुअली साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, मोबाइल से कैलकुलेट कर रहा हूं, तो जस्ट मैं क्या करता हूं, सिर्फ वैल्यूज को करता हूं ना, वैल्यूज को करके जो भी आंसर आता है उसको फिर पावर्स में कन्वर्ट कर लेता हूं। जो काउंट कर रहा था ना मैं, वो पावर्स के लिए काउंट कर रहा था क्योंकि स्ट्रेट आंसर आया था विदाउट पावर्स। सो 1.08 इंटू 10⁻12 किलोमीटर क्यूब, ये अर्थ का वॉल्यूम है, और किलोमीटर क्यूब के अंदर ये मून का वॉल्यूम है। अब हमने इन दोनों वॉल्यूम्स का रेशो निकालना है, कंपैरिजन करना है। वॉल्यूम ऑफ अर्थ को मैं वॉल्यूम ऑफ द मून से डिवाइड करूंगा, इस रेशो से हमें ये पता चलेगा कि जो अर्थ का वॉल्यूम है वो मून के वॉल्यूम से कितना ज्यादा है, तो इसी से हम अंदाजा हो जाएगा कि नंबर ऑफ मून्स कितने रिक्वायर होंगे। तो रेशो फाइंड करना है भाई हमें, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मून। वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना है 1.08 इंटू 10⁻12, यूनिट लगाएंगे, यूनिट कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटीज है। किलोमीटर क्यूब कैंसिल, किलोमीटर क्यूब वाली पुट करिए तो इसका मतलब मून भी ये वाली नहीं, ये मीटर क्यूब है, किलोमीटर वाली पुट करनी है वैल्यू, तो 2.2 पावर 10, सो 2.2 इंटू 10⁻10। अगर ये मीटर क्यूब वाली लेता मैं, फिर ये मीटर क्यूब वाली लेता मैं, सो VE अपॉन VM, दोनों किलोमीटर वाली वैल्यूज मैंने पुट की हैं। अच्छा, अब इनको जल्दी से डिवाइड कर देते हैं, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1.08 को, क्योंकि चलो पावर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बाद में, 1.02 1.08 डिवाइडेड बाय 2.2 0.494, मतलब ये बन रहा है 0.494, और पावर क्या बनेगी, देखो 10 है ना, ये ऊपर जाके -10 हो जाएगा, पॉजिटिव 10 है, ऊपर जाके -10 हो जाएगा, 12 में से 10 जाएंगे, पावर 2 बचेगी, और जब पावर 2 बचेगी तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे रेशो को, 2 पावर का मतलब हो जाएगा डेसिमल 2 दफा आगे जाएगा, 49.4 हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, क्या बनेगा ये 49.4, यानी कि आप इसको यूं कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून। अर्थ के वॉल्यूम का मून के वॉल्यूम के साथ जो रेशो बन रहा है वो बन रहा है 49.4। इसका मतलब ये हो गया, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 49.4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ मून, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखो ना, वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइड कर रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, इसका मतलब ये अर्थ का वॉल्यूम मून के वॉल्यूम से इतना गुना ज्यादा है, 49.4 टाइम ज्यादा है। इसका मतलब मून एक, सॉरी अर्थ एक और मून्स कितने 49.4, यानी कि इतने मून्स रिक्वायर होंगे तब जाके अर्थ का एक वॉल्यूम बनेगा, इतने मून्स रिक्वायर होंगे। पता कैसे चला, रेशो से। तो देखें, अर्थ का वॉल्यूम मून के वॉल्यूम से इतना गुना ज्यादा है, 49.4 टाइम्स ग्रेटर है। इसका मतलब अगर आप अर्थ का एक वॉल्यूम बनाना चाहें मून से, तो आपको मून के कितने वॉल्यूम चाहिए होंगे, इतने वॉल्यूम चाहिए होंगे 49.4। तो सो 49.4 मून्स आर रिक्वायर्ड, क्या बोल रहा हूं, 49.4 मून्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट वन अर्थ। और इसको आप यूं भी कह सकते हो कि 49.4 मून्स रिक्वायर होंगे, यानी कि कुड फिट इनसाइड द अर्थ, मतलब हमारे सिर्फ एक अर्थ के अंदर इतने सारे मून्स फिट हो सकते हैं या रिक्वायर हो सकते हैं। बात समझ आई? ये थी प्रॉब्लम नंबर 9, जो कि इस चैप्टर की लास्ट प्रॉब्लम थी। फिलहाल एक काम करें, इसको नोट करें, फिर हम मजीद कुछ बात करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यू बुक सिंध बोर्ड की, इसके जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, यूनिट नंबर 1 जो था फिजिक्स एंड मेजरमेंट्स, इसकी मैंने आपको आज सारी न्यूमेरिकल्स करवा दी, यानी कि यूनिट नंबर 1 जो है हमने इसी पूरी वीडियो लेक्चर के अंदर इसके न्यूमेरिकल्स को कवर कर लिया। 1 से लेकर 9 तक टोटल प्रॉब्लम्स मैंने आपको सॉल्व करवा दी। बहुत ही आसान प्रॉब्लम्स थी, न्यू थी, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान थी। कुछ जो है वो अनसर्टेनिटी से रिलेटेड थी,
कुछ जो है वो कन्वर्जन से रिलेटेड थी, कन्वर्जन्स भी थी, और जो है क्या नाम है बाकी में आपने वॉल्यूम को कैलकुलेट करना था, और कुछ में आपने जो है वो वॉल्यूम कैलकुलेट करना था। अगेन वो वॉल्यूम अलग था और ये वाला वॉल्यूम डिफरेंट था। खैर, हमने फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट ईयर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपने पढ़ रखी होंगी पहले से तो हो सकता है आपकी रिवाइज हो गई हो, कुछ कॉन्सेप्ट रह गए होंगे, शायद वो आपके आज की वीडियो के बाद क्लियर हो गए होंगे। और अब जैसा मैंने आपको कहा कि मेरी प्रायोरिटी थी कि मैं जो है वो न्यूमेरिकल की वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि टॉपिक्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, हर चैप्टर के कोई ना कोई टॉपिक मैंने अपलोड किया हुआ है। जैसे इस चैप्टर का मैंने डायमेंशंस वाला टॉपिक अपलोड किया हुआ है ना, फर्स्ट चैप्टर। अगर आप पढ़ना चाहें तो वीडियो अवेलेबल है। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, कोशिश करता हूं कि न्यूमेरिकल्स की ही अपलोड करूं, यानी कि जो यूनिट नंबर 2 है फर्स्ट ईयर का, तो उसकी न्यूमेरिकल्स की अगेन मैं वीडियो बना दूं। और साथ साथ जो टॉपिक्स हैं, जो न्यू टॉपिक्स इंक्लूड हुए हैं, जो न्यू चैप्टर्स इंक्लूड हुए हैं, और जो मेरे चैप्टर्स रहते थे फर्स्ट ईयर के भी और साथ साथ इंटर के भी, जो जो टॉपिक्स रह गए, चैप्टर्स रह गए, वो 1 बाय 1 मैं अपलोड करता रहूंगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा न्यूमेरिकल्स के बारे में, और जो आप चाहते हैं अगले टॉपिक्स के बारे में या फिर न्यूमेरिकल्स के बारे में। कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करें और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।